और जब हम किले की दीवारों के टूटने की बात करते हैं तो इतिहास का पन्ना अपने आप 1303 की उस पहली खौफनाक घेराबंदी की तरफ पलट जाता है, अलाउद्दीन खिलजी का वो कुख्यात हमला। ये घेराबंदी शायद भारतीय इतिहास के उन अध्यायों में से एक है जहां लोक कथाएं और वास्तविक इतिहास आपस में बुरी तरह उलझ गए हैं। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अगर हम 16वीं सदी के लोकप्रिय साहित्य की ओर देखें, विशेष रूप से मलिक मोहम्मद जायसी के महाकाव्य पद्मावत की ओर, हाँ, जो बहुत मशहूर है जी, तो ये पूरा युद्ध एक रानी की सुंदरता और उसे पाने की सनक के इर्द गिर्द सिमट जाता है। कथा कुछ यूं है कि खिलजी रानी पद्मिनी को पाना चाहता था। उसने धोखे से राजा रतन सेन को बंदी बनाया। फिर कुंभलनेर के देवपाल के साथ हुए एक अलग युद्ध में रतन सेन की मृत्यु हो गई और अपने सम्मान की रक्षा के लिए रानी पद्मिनी ने जौहर कर लिया। सदियों से यही कहानी लोक स्मृति में बसी हुई है। लेकिन जब हम आधुनिक ऐतिहासिक शोध और समकालीन दस्तावेजों का निष्पक्ष विश्लेषण करते हैं तो ये काव्यात्मक आख्यान पूरी तरह से खंडित हो जाता है। मतलब ये सच नहीं है? देखिए, आधुनिक इतिहासकार जैसे के.आर. कानूनगो इस पूरी कहानी को सिरे से नकारते हैं। अच्छा। उनका शोध बताता है कि समय के साथ चारणों और भाटों ने इतिहास के 4 अलग-अलग रतन सिंह नाम के शासकों और उनकी कहानियों को आपस में मिला दिया था। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि पद्मावत कोई ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं है। हाँ, वो तो एक कविता है। बिल्कुल, वो एक काल्पनिक रचना है जो 1303 की घेराबंदी के 200 से अधिक वर्षों बाद लिखी गई। तो फिर 1303 में वास्तव में हुआ क्या था? अगर रानी पद्मिनी युद्ध का कारण नहीं थी, तो असली साक्ष्य क्या इशारा करते हैं? मुझे याद है कि इतिहासकार और कवि अमीर खुसरो उस समय अलाउद्दीन खिलजी के खेमे में मौजूद था। वो तो इस पूरी घटना का चश्मदीद गवाह था। हाँ, अमीर खुसरो के वृत्तांत बहुत ही अलग तस्वीर पेश करते हैं। वो लिखता है कि घेराबंदी के बाद चित्तौड़ के शासक ने खिलजी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। आत्मसमर्पण? जी, और हैरान करने वाली बात यह है कि उसे माफ भी कर दिया गया था। लेकिन उसी दिन किले के भीतर मौजूद लगभग 30,000 आम हिंदुओं का बेहद क्रूरता से कत्लेआम किया गया था। बाप रे! हालांकि इस घटना को लेकर इतिहासकारों में अब भी बहस है, क्योंकि 1460 के कुंभलगढ़ शिलालेख की इबारत को कुछ विद्वान इस तरह पढ़ते हैं कि राजा युद्ध भूमि से भाग गया था, जबकि कुछ अन्य व्याख्याएं कहती हैं कि वह बहादुरी से लड़ते हुए मारा गया। ये देखना दिलचस्प है कि कैसे एक 16वीं सदी की कविता ने 14वीं सदी की एक वास्तविक सैन्य घेराबंदी के पीछे के असली भू राजनीतिक कारणों पर पूरी तरह से पर्दा डाल दिया। मेरा मतलब है, कोई भी सम्राट जिसके पास विशाल साम्राज्य हो, वो इतनी बड़ी सेना, संसाधन और महीनों का समय सिर्फ एक जुनून के लिए बर्बाद नहीं करेगा। बिल्कुल नहीं। उसके पीछे अर्थशास्त्र का होना जरूरी है। और यही इतिहास का सबसे कड़वा सच है। असली कारण हमेशा सत्ता, भूगोल और व्यापार होते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाएं दिल्ली से निकलकर सुदूर दक्षिण तक फैली हुई थीं। अगर आप भारत के नक्शे को देखें ना, तो चित्तौड़गढ़ एक बहुत ही रणनीतिक जगह पर स्थित है। हाँ, राजस्थान के बीचों बीच। जी, ये दिल्ली से गुजरात के बंदरगाहों और दक्षिण भारत की ओर जाने वाले सभी प्रमुख व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण रखता था। खिलजी का असली मकसद मेवाड़ की उभरती हुई राजनीतिक ताकत को कुचलना और उन व्यापारिक मार्गों पर अपना निर्विवाद कब्जा जमाना था। मतलब सिर्फ रानी को पाना नहीं था? जी नहीं। लोकप्रिय संस्कृति और ऐतिहासिक तथ्यों के बीच हमेशा टकराव रहा है। कहानियों में रोमांस ढूंढना आसान है, लेकिन इतिहास की असलियत हमेशा कूटनीति और अर्थव्यवस्था की जमीन पर रची जाती है। और जब ये कूटनीति और अर्थव्यवस्था की जंग हिंसक हो जाती थी, जब महीनों की घेराबंदी के बाद किले का वो अजय कैमूर सैंडस्टोन भी दरकने लगता था, तब जो स्थिति पैदा होती थी उसकी कल्पना करना भी आज रोंगटे खड़े कर देता है। बिल्कुल। हार का मतलब सिर्फ सत्ता खोना नहीं था, उसका मतलब था संपूर्ण विनाश। और यहीं से ये चर्चा उस अंधेरे अध्याय की ओर मुड़ती है जिसने जौहर और शाका जैसी रूह कंपा देने वाली प्रथाओं को जन्म दिया। इस विषय का विश्लेषण करते समय हमें अपनी आज की आधुनिक सोच को किनारे रखकर उस दौर की बर्बर वास्तविकता को समझना होगा। स्रोतों में इन प्रथाओं का जो विवरण है वो दिल दहला देने वाला है। जब ये तय हो जाता था कि अब किले की रक्षा नहीं की जा सकती और हार निश्चित है, तब जौहर किया जाता था। किले की सभी महिलाएं और बच्चे एक विशाल अग्निकुंड में प्रवेश कर जाते थे। और उसके बाद शाका होता था। बचे हुए पुरुष केसरिया वस्त्र पहनते, मुंह में तुलसी का पत्ता रखते
और किले के द्वार खोलकर एक आत्मघाती युद्ध के लिए निकल पड़ते। जी। उनका कोई वापस लौटने का इरादा नहीं होता था। मकसद सिर्फ इतना होता था कि मरने से पहले दुश्मन की सेना को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जाए। ये कोई अचानक या बिना सोचे समझे उठाया गया कदम नहीं था। इसके पीछे की जो वजह थी वो मौत से भी ज्यादा खौफनाक थी। क्या वजह थी? हमें उस दौर के अर्थशास्त्र के एक और काले सच को समझना होगा, दास बाजार। अच्छा, स्लेव मार्केट्स। हाँ, उस समय मध्य एशिया, गजनी और दिल्ली में गुलामों की खरीद फरोख्त एक बहुत बड़ा और मुनाफे वाला व्यापार था। हाँ, और मैंने जो ऐतिहासिक दस्तावेजों में पढ़ा वो मुझे सच में विचलित कर गया। जब किसी राज्य को हराया जाता था तो वहां के कुशल कारीगरों और खासकर महिलाओं को बंदी बनाकर उन दास बाजारों में बेच दिया जाता था। बिल्कुल। हिंदुकुश पर्वतों के नामकरण के पीछे की जो कहानी स्रोतों में दी गई है वो रूह कंपाने वाली है। फारसी में हिंदुकुश का शाब्दिक अर्थ होता है हिंदुओं को मारने वाला। जी। ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जब भारत से हजारों बंदियों और दासों को जंजीरों में जकड़कर मध्य एशिया के बाजारों की ओर ले जाया जाता था तो उस दुर्गम और बर्फीले पहाड़ी रास्ते पर भयानक ठंड और अमानवीय परिस्थितियों के कारण अनगिनत लोग रास्ते में ही दम तोड़ देते थे। यही वो असली खौफ था। जब किले की दीवारें टूटती थी तो सामने कोई जीवन नहीं बल्कि गुलामी, अमानवीय यातनाएं और एक ऐसी मौत खड़ी होती थी जो कई बार जीवन से भी बदतर थी। इसलिए जौहर और शाका केवल हार की हताशा नहीं थे, बल्कि वे दुश्मन को उस अंतिम इनाम से वंचित करने का एक हिंसक और चरम तरीका था। चित्तौड़गढ़ ने 1303 के बाद भी इस आग को देखा है। बिल्कुल। 1535 में जब गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने हमला किया तब स्थिति और भी भयावह थी। हाँ, रानी कर्णावती का समय। जी, उस समय रानी कर्णावती के नेतृत्व में लगभग 13,000 महिलाओं ने जौहर किया था। और सबसे चौंकाने वाला तथ्य ये है कि उस समय किले के अंदर इतना बड़ा अग्निकुंड जलाने के लिए पर्याप्त लकड़ियां भी नहीं बची थीं। इसलिए उन्होंने बारूद का इस्तेमाल किया था। गन पाउडर? हाँ, उसी अफरा तफरी के बीच राजकुमारों को पन्ना धाएं जैसी वफादार दाइयों के जरिए गुप्त रास्तों से बाहर निकाल दिया गया ताकि मेवाड़ का वंश आगे बढ़ सके। और फिर 3 दशक बाद 1568 में मुगल सम्राट अकबर की घेराबंदी के दौरान चित्तौड़ की धरती ने फिर से वही कत्लेआम देखा। लगभग 30,000 आम नागरिकों और सैनिकों का नरसंहार हुआ और एक बार फिर जौहर की आग धधकी। लेकिन इन सब के बीच एक बात जो स्पष्ट रूप से उभरती है वो है राजपूताना की महिलाओं का वो अदम्य साहस जो कई बार पुरुषों से भी आगे निकल जाता था। हाँ, हाड़ी रानी का वो प्रसंग इसका सबसे सटीक उदाहरण है। जब उनके पति युद्ध के मैदान में जाने से हिचकिचा रहे थे और पत्नी के मोह में फंसे थे तो उन्हें प्रेरित करने और उनका मोह भंग करने के लिए हाड़ी रानी ने अपना ही सिर काटकर एक थाल में भिजवा दिया था। ये एक बहुत ही चरम उदाहरण है ना? या फिर रानी दुर्गावती का वो फैसला जहां उन्होंने युद्ध में हारते हुए मुगलों के हाथों बंदी बनने से बेहतर अपने ही खंजर से अपनी जान लेना समझा। ये सुनना बहुत विचलित करने वाला है, लेकिन अगर हम इसे उस समय के दास बाजारों और क्रूरता के संदर्भ में देखें तो क्या ये कहना सही होगा कि जौहर सिर्फ मजबूरी नहीं थी बल्कि अपने सम्मान और शरीर पर अपना नियंत्रण यानी एजेंसी बनाए रखने का एक खौफनाक लेकिन जागरूक फैसला था? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो निश्चित रूप से आज के दौर के कई समाजशास्त्री और विश्लेषक अक्सर इन घटनाओं को आधुनिक पितृसत्तात्मक उत्पीड़न के चश्मे से देखते हैं। पेट्रियार्कल ऑपरेशन। उन्हें लगता है कि ये महिलाओं पर थोपी गई एक मजबूरी थी। लेकिन अगर हम विशुद्ध ऐतिहासिक संदर्भ में देखें तो ये नजरिया ऐतिहासिक रूप से गलत और अधूरा लगता है। उस दौर के समाज में एक सामूहिक सम्मान संहिता होती थी। युद्ध के नियम बहुत हिंसक थे। महिलाएं केवल असहाय पीड़ित नहीं थीं, वे उस समाज के मूल्यों की सबसे मजबूत स्तंभ थीं। जी। वे ही अपने पुरुषों को युद्ध में वीरता दिखाने के लिए प्रेरित करती थीं और अगर कोई कायरता दिखाता था तो उसे समाज में शर्मिंदा भी करती थी। तो मतलब ये एक ऐसी संस्कृति थी जहां सम्मान का मूल्य जीवन से कहीं अधिक था। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर एक बहुत गहरी और दुखद विडंबना उभर कर आती है। ये जो अटूट साहस था, ये जो एक नैतिक सम्मान की संहिता थी, क्या यही चीज रणनीतिक रूप से उनकी सबसे बड़ी कमजोरी नहीं बन गई? इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है और ये इस पूरी चर्चा का सबसे अहम बिंदु है। इतिहासकार विल्हेम पॉन पोचहैमर का विश्लेषण इस विडंबना को बहुत ही बारीकी से समझाता है। उनके अनुसार राजपूत शासक युद्ध को एक नाइट्स टूर्नामेंट की तरह देखते थे। नाइट्स टूर्नामेंट?
यानी जैसे कोई खेल का मैदान हो जहां दोनों पक्षों ने कुछ उसूल तय कर रखे हों और ईमानदारी से उन नियमों का पालन कर रहे हों। बिल्कुल। उनके लिए युद्ध सिर्फ जीतने के बारे में नहीं था, बल्कि उसे सही तरीके से जीतने के बारे में था। उनके कुछ बहुत ही कड़े नैतिक नियम थे। जैसे वे भागते हुए दुश्मन की पीठ पर वार नहीं करते थे, निहत्थे इंसान पर हथियार नहीं उठाते थे, और इसका सबसे घातक नियम यह था कि अगर दुश्मन का कोई बड़ा नेता या राजा पकड़ा जाता था तो उसे बिना किसी नुकसान पहुंचाए अक्सर वापस जाने दिया जाता था। अरे ये तो सच में। तराइन के पहले युद्ध का उदाहरण देखिए। हाँ। जब पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह हला दिया था तो उन्होंने उसे बंदी बनाकर मारने के बजाय बिना किसी शर्त के वापस जाने का मौका दे दिया। तो इन सब का असल मतलब क्या है? अगर इसे एक रूपक के जरिए समझें तो ये तो ऐसा ही है जैसे कोई शतरंज के कड़े नियमों के साथ एक ऐसे व्यक्ति से सड़क पर लड़ाई, स्ट्रीट फाइट लड़ने चला जाए जो मुक्के और पत्थर चला रहा हो। ये एकदम सटीक तुलना है। आप चाहे शतरंज के कितने भी बड़े खिलाड़ी क्यों ना हो, सड़क की उस लड़ाई में आप हमेशा हारेंगे, क्योंकि सामने वाला इंसान आपके बनाए गए नैतिक दायरे में खेल ही नहीं रहा है। बिल्कुल। जिन बाहरी हमलावरों से उनका सामना हो रहा था, उनके लिए युद्ध कोई टूर्नामेंट नहीं था। उनके लिए यह अपने अस्तित्व को बचाए रखने और साम्राज्य का विस्तार करने का एक कठोर संघर्ष था। हाँ, जहाँ कोई नियम नहीं थे। एकदम। उनके यहाँ नैतिकता की कोई जगह नहीं थी। छल, कपट, धोखा और सबसे महत्वपूर्ण बात, नई तकनीक का इस्तेमाल पूरी तरह से जायज था। जैसे बाबर की तोपें। हाँ, जब बाबर अपनी तोपें लेकर आया तो राजपूतों की वही पारंपरिक तलवारबाजी और हाथियों की फौज पूरी तरह से बेबस हो गई। एक मजबूत पत्थर की दीवार, चाहे कितनी भी चौड़ी क्यों ना हो, जब उस पर लगातार तोप के गोले बरसते हैं तो वो टूट ही जाती है। इसके अलावा हमलावरों की सेना में घोड़ों की तीव्र गतिशीलता थी। उनका एकमात्र लक्ष्य दुश्मन की सैन्य शक्ति को पूरी तरह से नष्ट कर देना था। रणथंभौर का इतिहास भी तो इसी बात की गवाही देता है। बिल्कुल। हमीर चौहान ने मंगोल विद्रोहियों का अपने यहाँ शरण दी थी, जिनमें मीर मोहम्मद शाह भी था। चौहान के लिए शरणागत की रक्षा करना उनके राजपूत सम्मान का सबसे बड़ा प्रतीक था। जी। लेकिन इसी सम्मान और उसूल के चलते अलाउद्दीन खिलजी को रणथंभौर पर हमला करने का बहाना मिल गया। और विडंबना देखिए, अंत में हमीर चौहान किसी बाहरी दुश्मन की ताकत से नहीं हारे, बल्कि अपने ही लोगों रणमल और रतिपाल के धोखे और गद्दारी का शिकार हुए। यही मैं कह रहा था, नैतिकता और बहादुरी अपने आप में काफी नहीं है। जब आपका सामना किसी ऐसे दुश्मन से हो जिसके पास कोई नियम नहीं है, जो सिर्फ जीत को अपनी एकमात्र नैतिकता मानता है, तब आपका वो सम्मान ही आपकी सबसे बड़ी रणनीतिक कमजोरी बन जाता है। राजपूतों की आपसी फूट और कूटनीति की कमी ने इस विनाश को और बढ़ा दिया। चित्तौड़गढ़ की हार केवल दीवारों की हार नहीं थी, यह आपस में बटे हुए शासकों की कूटनीतिक विफलता थी, जो बदलते समय के साथ नई सैन्य तकनीक को अपनाने में बुरी तरह विफल रहे। इस पूरी गहन चर्चा ने इतिहास को देखने का एक बहुत ही अलग नजरिया दिया है। आज हमने ये समझा कि चित्तौड़गढ़ का किला केवल कैमूर, सैंडस्टोन और 7 घुमावदार दरवाजों का एक निर्जीव ढांचा नहीं है। जी। ये मानव इतिहास की कुछ सबसे खौफनाक प्रथाओं, जौहर और शाका और सम्मान बनाम यथार्थवादी रणनीति के बीच हुए उस भयानक टकराव का जीता जागता गवाह है। वास्तुकला ने उन्हें बचाया, लेकिन रणनीतिक हठ ने उन्हें डुबो दिया। इतिहास की किताबों में दबी हुई कोई पुरानी कहानी नहीं है। इसमें आज की दुनिया के लिए भी एक बहुत गहरा सबक छुपा हुआ है। यकीनन, चाहे वो आज के दौर का व्यापार हो, कॉर्पोरेट करियर हो या कोई कूटनीतिक मोर्चा, केवल असीमित संसाधन होना या आपके पास एक बहुत मजबूत किला होना ही सफलता की गारंटी नहीं है। बिल्कुल नहीं। अगर हम अपने परिवेश, आने वाली नई चुनौतियों और खतरों के अनुसार अपनी स्ट्रैटेजीज को अडेप्ट नहीं करते हैं, अगर हम नहीं बदलते हैं, तो केवल पुराने उसूलों पर टिके रहने से हार ही मिलती है। समय और तकनीक के साथ कदम से कदम मिलाकर न चल पाना किसी भी संस्था की सबसे बड़ी भूल साबित होती है। तो इस चर्चा को विराम देते हुए एक सवाल जहन में जरूर आता है, अगर आज चित्तौड़गढ़ के वे खामोश और विशाल खंडर बोल सकते, तो वे क्या कहते? क्या वे उन शूरवीरों के अटूट सम्मान, शौर्य और उनके सर्वोच्च बलिदान के गौरवशाली गीत गाते, या फिर वे उस जिद, आपसी फूट और रणनीतिक अड़ियलपन पर आंसू बहाते जिसने उन लोगों को उन नियमों को बदलने से रोक दिया जो शायद उनके उस गौरवशाली अस्तित्व को हमेशा के लिए बचा सकते थे? ये एक ऐसा सवाल है जो इतिहास के पन्नों से निकलकर आज भी हमारे सामने ज्यों का त्यों खड़ा है।